नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुपम। साथियों, 18 जुलाई 2026 दक्षिण एशिया के भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज हुआ। पहली बार कोलकाता बंदरगाह से सीधे रेल के माध्यम से नेपाल के विराट नगर तक अंतरराष्ट्रीय कार्गो पहुंचा। पहली नजर में यह सिर्फ एक मालगाड़ी लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह भारत नेपाल आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बदलते भू आर्थिक समीकरण का प्रतीक है। अब तक पूर्वी नेपाल के उद्योगों को आयातित सामान के लिए अतिरिक्त सड़क परिवहन, अधिक समय और ऊंची लॉजिस्टिक लागत का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस नई रेल सेवा के शुरू होने के साथ ही माल सीधे विराट नगर तक पहुंचेगा, जिससे परिवहन लागत कम होगी, सप्लाई चेन अधिक कुशल बनेगा और नेपाल के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन सवाल केवल व्यापार का नहीं है। क्या भारत इस परियोजना के माध्यम से नेपाल में अपने आर्थिक उपस्थिति को और मजबूत कर रहा है? क्या यह चीन की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले भारत की कनेक्टिविटी रणनीति का हिस्सा है? और आने वाले वर्षों में इसका असर भारत नेपाल के संबंधों, नेपाल की अर्थव्यवस्था और पूरे हिमालयी क्षेत्र की भू राजनीति पर क्या पड़ेगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को तथ्य और गहन विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपके विचार हैं उन विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। नेपाल को भारत का बड़ा तोहफा, सीधे विराटनगर पहुंची पहली ट्रेन। और बालेन शाह ने धन्यवाद कहा है। द काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा है, हिस्टोरिक कोलकाता विराटनगर रेल कार्गो सर्विस बिगिंस, ट्रांजिट कॉस्ट सेट टू फॉल। यानी कि नेपाल के इतिहास की एक नई शुरुआत। इंडिया नेपाल जोगबनी विराटनगर जो ट्रेन है उसकी शुरुआत हुई है, मालगाड़ी जो है इसकी शुरुआत हुई। साथियों, सबसे पहले इस पूरी खबर को तथ्यों के आधार पर समझ लेते हैं। 18 जुलाई 2026 को भारत और नेपाल ने पहली बार कोलकाता बंदरगाह से सीधे नेपाल के विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तक अंतरराष्ट्रीय रेल कार्गो सेवा की शुरुआत की। इससे पहले नेपाल के में तीसरे देशों से आने वाले रेल कार्गो मुख्यतः वीरगंज ICP तक ही पहुंच सकता था। यह नई शुरुआत, नई सुविधा नेपाल भारत ट्रांजिट संधि और उसके 2023 के बाद के संशोधित प्रोटोकॉल तक के तहत जो है वो लागू किया गया है। भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम बंदरगाह से आने वाले कार्गो को रेल के माध्यम से सीधे विराटनगर तक भेजने का रास्ता खुल गया था। इस सेवा के औपचारिक संचालन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2026 को पूरी हो गई थी, जब भारत और नेपाल ने कोलकाता तथा हल्दिया बंदरगाहों से जोगबनी होते हुए विराटनगर कस्टम यार्ड तक रेल कार्गो संचालन के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे को अंतिम रूप दिया था। इसके बाद 18 जुलाई 2026 को पहली ऐतिहासिक मालगाड़ी कोलकाता से रवाना हुई और विराटनगर पहुंची। पहली रेल खेप में कॉनकोर कॉनकोर का मतलब होता है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक रेल रेक जो है वो 40 उच्च क्षमता वाले 40 फुट मार्शक लाइन कंटेनर भेजे गए। और इन कंटेनरों में तीसरे देश से आयातित क्रूड कनोला ग्रेन्स थे, जो नेपाल की स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्री के द्वारा जो है वो मंगाए गए थे। सभी कंटेनरों पर इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस लगाए गए हैं, जिससे पूरे मार्ग में डिजिटली इनकी निगरानी संभव हो गई। इस नए कॉरिडोर के माध्यम से एक बार में 45 तक और 50 फुट कंटेनर जो है सीधे विराटनगर पहुंचाए जा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार रेल के माध्यम से कार्गो लगभग 24 घंटे में विराटनगर पहुंच जाएगा। इससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। बंदरगाहों पर जो चार्जेस है, जो कंटेनर डिटेंशन फीस है और अतिरिक्त ट्रक परिवहन लागत जो है वो सभी में कमी आएगी, जिससे नेपाल के उद्योगों को कुल लॉजिस्टिक लागत घट जाएगी। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नेपाल के इतिहास में एक नई शुरुआत हुई है और नेपाल को एक दूसरा रेल गेटवे मिला है। इसके पहले बीरगंज का ICP था, भारी भीड़ होती थी, सीमित क्षमता थी, देरी थी। और विराटनगर का ICP है जो कि आधुनिक रेल संपर्क, तेज गति और नई संभावनाओं के नए द्वार जो हैं वो दोनों देशों के बीच में खुल गए। अब ये कदम इतना ऐतिहासिक क्यों है? अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा। साथियों, आखिर इस रेल सेवा को ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे तीन कारण। सबसे पहला कारण नेपाल के ट्रांजिट नेटवर्क का विस्तार होगा। अब तक किसी तीसरे देश से आने वाले अधिकांश रेल कार्गो बीरगंज ICP तक पहुंचता था। वहां से पूर्वी नेपाल के उद्योगों को
माल ट्रक के माध्यम से ले जाना पड़ता था, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ते थे। लेकिन 2023 के संशोधित नेपाल भारत ट्रांजिट प्रोटोकॉल ने अब विराटनगर आईसीपी भी सीधे अंतरराष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। यानी नेपाल को पहली बार दूसरी प्रत्यक्ष रेल आधारित प्रवेश द्वार मिल गया है। इसका दूसरा कारण है कार्गो पर लगी सीमाओं का हटना। यानी कि पहले केवल कोयला, क्लिंकर, सीमेंट और उर्वरक ही रेल के माध्यम से जा सकते थे। अब जो है वो बल्क कार्गो सहित सभी वैध अंतरराष्ट्रीय सामान सीधे विराटनगर के रेल तक पहुंच सकते हैं। तीसरा फायदा ये होगा कि पूर्वी नेपाल के उद्योग जो है इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। विराटनगर नगर नेपाल का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अब उद्योगों को कच्चा माल सीधे रेल से मिलेगा, जिससे परिवहन लागत घटेगी, समय बचेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगा और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। इसलिए काठमांडू पोस्ट ने ये जो आपके लिए समाचार रखा हुआ था, जिस समाचारों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें सीधे ये लिखा गया है कि सिर्फ एक नई मालगाड़ी नहीं बल्कि नेपाल भारत ट्रांजिट कनेक्टिविटी के बड़े विस्तार के रूप में इसे बताया गया। यह केवल एक रेल सेवा नहीं बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है। और सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या इससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा? नेपाल की अर्थव्यवस्था को तो विराटनगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। नेपाल के उद्योगों को बड़ी ताकत मिली है इससे। सीधे रेल कनेक्टिविटी, कम लागत, रोजगार के नए अवसर, नेपाल को आर्थिक प्रगति जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, विराटनगर में बात करें तो टेक्सटाइल उद्योग है, स्टील उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब, ये सारे के सारे उद्योग हैं। तो इस नई रेल सेवा से नेपाल को वास्तविक आर्थिक फायदा मिलेगा। पहला लाभ, लॉजिस्टिक लागत कम होगी। विशेषज्ञों ने कहा है कि विशाखापट्टनम से विराटनगर तक आने वाले माल का कुल परिवहन जो है उसमें 15 से 20% की कमी आ सकती है, क्योंकि अब माल को बीच रास्ते में बार बार ट्रकों पे लादने की जरूरत नहीं होगी। इससे ईंधन, समय, परिवहन खर्चा तीनों कम होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि इससे अब समय भी बचेगा। पहले कार्गो के माध्यम से अगर हम बात सकें तो रेल कार्गो के माध्यम से 24 घंटे में ही विराटनगर पहुंच सकता है, यानी उद्योगों को कच्चा माल पहले से कहीं अधिक तेजी से मिलेगा। तीसरा लाभ यह होगा कि अतिरिक्त शुल्क जो है वो कम होगा। नई व्यवस्था में अगर हम बात करें तो कई सारी चार्जेस हैं, कंटेनर डिटेंशन फीस हैं, सड़क परिवहन से जुड़ी अतिरिक्त लागत कम होगी। इससे उद्योगों को अनावश्यक जो खर्चा हो रहा था वो कम हो जाएगा। चौथा सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जब कच्चा माल सस्ता और समय पर मिलेगा तो उत्पादन लागत घटेगी, उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। घरेलू बाजार के साथ साथ एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के अवसर भी नेपाल को मिलेंगे। यानी ये केवल नई रेल सेवा नहीं है बल्कि नेपाल के सप्लाई चेन, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक बड़ा आर्थिक सुधार है। सच, भारत के लिए यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी एक प्रश्न है कि अगर नेपाल के लिए है तो भारत क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, भारत को क्या मिलने वाला है, और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। क्योंकि ये दिमाग में प्रश्न होगा, कई लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है कि टॉपिक नेपाल का है तो आप क्यों बना रहे हैं, इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है। साथियों, अगर हम भारत के लिए इस परियोजना की बात करें तो अभी तक तो हमने जो भी आपके साथ चर्चा किया उस चर्चा में आपको केवल नेपाल के फायदे दिख रहे हैं। लेकिन इस परियोजना का दूसरा लाभार्थी कौन है? तो ना लाभार्थी जो है वो भारत है। इसका सबसे पहला कारण है भारत की जो नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत पिछले कुछ वर्षों से नेपाल सहित पड़ोसी देशों के साथ रेल, सड़क, बिजली, पाइपलाइन, डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है और रेल सेवा उसी रणनीति का एक हिस्सा है। दूसरा कारण, भारतीय बंदरगाहों की भूमिका इससे बढ़ जाएगी। नेपाल का अधिकांश विदेशी व्यापार आज भी कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम के बंदरगाहों से होता है। तो अगर इन सारे बंदरगाहों से हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है अब इस नई रेल सेवा इन बंदरगाहों को पूर्वी नेपाल से और अधिक तेज और कुशल तरीके से जोड़ देगी। तीसरा फायदा क्या होगा कि भारत का लॉजिस्टिक नेटवर्क का विस्तार होगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पूरा रूट है कि अगर कोलकाता पोर्ट पे आए तो कोलकाता से हावड़ा, वर्धमान, रामपुर हाट, न्यू फरक्का, मालदा टाउन, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, जोगबनी बॉर्डर और जोगबनी बॉर्डर के बाद आपको विराटनगर आईसीपी मिलेगा। मुख्य फायदे क्या होंगे? 15 से 20% लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी, तेज और भरोसेमंद आपूर्ति होगी, नेपाल के उद्योगों को बड़ी ताकत मिलेगी, भारत नेपाल व्यापार और आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी, सड़क मार्ग के ऊपर निर्भरता जो है इससे कम हो जाएगी। तो आपको ये फायदे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब नेपाल पर आगे चलते हैं, इस पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इससे क्या फायदे जो है हो रहे हैं। तो तीसरा फायदा अगर हम बात करें तो पहली अंतरराष्ट्रीय रेल खेप
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर्ड ने इसे संचालित की है। यानी भारतीय रेलवे, लॉजिस्टिक कंपनियां और सीमा शुल्क प्रणाली की भूमिका नेपाल के व्यापार में और ज्यादा मजबूत होगी। चौथा अगर महत्वपूर्ण कारण देखें तो इससे आर्थिक परस्पर निर्भरता बढ़ेगी। भारत आज भी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल ने भारत को लगभग 224.68 अरब नेपाली रुपए का निर्यात किया, जबकि भारत से 1.07 ट्रिलियन नेपाली रुपए का आयात किया गया। यानी दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत बड़ा है। ऐसे में यदि परिवहन तेज, सस्ता और अधिक विश्वसनीय होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, आर्थिक एकीकरण भी मजबूत होगा, दोनों देशों के समान रूप से लाभ होगा। यानी यह केवल एक रेल सेवा नहीं बल्कि भारत नेपाल आर्थिक साझेदारी को नई गति देने वाला एक रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो इससे हो क्या रहा है, क्या इसके लिए इससे चीन को भी कोई रणनीतिक संदेश मिल रहा है? इससे नेपाल पर किसकी पकड़ बढ़ेगी, इंडिया की या चाइना की? अगर इंडिया की बात करें तो कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट से समुद्री रास्ता मिल रहा है, बिहार के रास्ते रेल कनेक्टिविटी है, जोगबनी विराटनगर आईसीपी से सीधा संपर्क है। नेपाल और उद्योग और व्यापार को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना भी जो है एक रेल मार्ग बनाना रहा है, जो कि सिगात्से से काठमांडू के लिए प्रस्तावित है। हिमालय के बीच में सीधा कनेक्शन है, ट्रांजिट और व्यापार पे भविष्य में पकड़ बनेगा, रणनीतिक प्रभाव और भू राजनीतिक विस्तार होगा। तो ये भी हमें समझना है कि पकड़ किसकी होगी, किसके लिए इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या इसका कोई रणनीतिक संदेश जो है वो चाइना के लिए। साथियों अगर हम जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से समझते हैं तो पिछले एक दशक में चीन ने बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में सड़क, रेल और अन्य कनेक्टिविटी परियोजना का प्रस्ताव दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि नेपाल का अधिकांश थर्ड कंट्री ट्रेड आज भी भारतीय ट्रांजिट नेटवर्क के ऊपर निर्भर है। नेपाल का समुद्री व्यापार मुख्य रूप से कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों से होता है, जबकि बांग्लादेश और भूटान के व्यापार भी भारतीय भूभाग के माध्यम से संचालित होते हैं। और यही परियोजना का सबसे बड़ा भू आर्थिक संदेश है कि भारत ने किसी राजनीतिक बयान के बजाय अपनी ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया। यानी भारत ने दिखाया है कि नेपाल के लिए सबसे व्यवहारिक, सबसे कम लागत वाला, सबसे विश्वसनीय व्यापारी मार्ग आज भी भारतीय नेटवर्क है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि यह परियोजना सीधे चीन के खिलाफ बनाई गई है। आधिकारिक रूप से इसका उद्देश्य केवल नेपाल के व्यापार को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बनाना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। जिस देश के माध्यम से व्यापार, ऊर्जा और सप्लाई चेन संचालित होती है, उसका क्षेत्रीय प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यानी केवल एक रेल सेवा नहीं बल्कि भारत की कनेक्टिविटी, डिप्लोमेसी और जियो इकोनॉमिक्स की बढ़ती ताकत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। साथियों अब इस पूरी कहानी का जो ऐतिहासिक पक्ष है उसे भी समझ लेते हैं। अगर हम नेपाल के बारे में बात करें साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर नेपाल देख रहे हैं। नेपाल के दक्षिण, पश्चिम और पूरब की तरफ आपको भारत दिख रहा है। उत्तर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो चाइना। यानी कि नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। और नेपाल अगर एक लैंडलॉक कंट्री है तो इसका मतलब है कि नेपाल की निर्भरता या तो चाइना या तो इंडिया, दोनों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस कराना है। आजादी के बाद से अगर 66 वर्षों की साझेदारी देखें साथियों नेपाल और भारत की, तो 1960 में ट्रेड एंड ट्रांजिट के ऊपर भारत नेपाल के में संधि हुई। 2023 में ट्रांजिट प्रोटोकॉल पे संधि हुई थी। 2025 में एक्ट रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो चर्चा हुई थी। और 2026 में पहला कार्गो ट्रेन जो है वो जोगबनी से विराटनगर के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय मालगाड़ी जो है वो रवाना, जो कि मजबूत विश्वास, साझा विकास और समृद्ध भविष्य का जो है वो परिचायक है। तो कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हैं तो ये 66 वर्षों की साझेदारी जो है दोनों देशों के बीच में दिख रही। अब इस पूरे कहानी का जो ऐतिहासिक पक्ष आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से हम देखें तो हमने कहा कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके पास अपना समुद्री बंदरगाह नहीं है। इसलिए विदेशों के साथ व्यापार के लिए उसे किसी पड़ोसी देश की ट्रांजिट सुविधा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता। और यहीं से शुरू होती है भारत नेपाल ट्रांजिट सहयोग की कहानी। 1960 में भारत और नेपाल ने पहली बार ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट किया था, जो कि आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा है। इसी संधि ने नेपाल को भारतीय बंदरगाहों और भारतीय भूभाग के माध्यम से समुद्र तक पहुंचने का अधिकार दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो समय के साथ दोनों ने इस व्यवस्था को लगातार आधुनिक बनाया। 2023 आपको जो दिख रहा है इसमें ट्रांजिट संधि का नया प्रोटोकॉल लागू किया गया था, जिसने भविष्य के आधुनिक रेल और कंटेनर आधारित व्यवस्था की नींव रखी। 2025 की अगर हम बात करें साथियों, तो भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको कि ईसीटीएस रिफॉर्म्स के नाम से हमने अभी डिस्कस किया, में बदलाव किया, जिससे नए रेल मार्गों को परिचालन की अनुमति मिल सके। इसके बाद 26
फरवरी 2026 को दोनों देशों ने कोलकाता जोगबनी विराटनगर रेल कार्गो संचालन की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया और 18 जुलाई 2026 यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसके मात्र कुछ घंटे पहले की अगर हम बात करें तो पहली बार कोलकाता से सीधे विराटनगर तक अंतर्राष्ट्रीय रेल कार्गो पहुंच गया। यानी ये उपलब्धि किसी एक फैसले का परिणाम नहीं बल्कि 1960 से 2026 तक के 66 वर्षों के भारत नेपाल ट्रांजिट सहयोग का परिणाम है। इसलिए केवल एक नई रेल सेवा नहीं बल्कि भारत नेपाल आर्थिक संबंधों के इतिहास का एक नया अध्याय है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या यह सिर्फ एक नई मालगाड़ी है या फिर दक्षिण एशिया के बदलते आर्थिक भूगोल की शुरुआत है। साथियों, अगर इस परियोजना के संचालन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह परियोजना जो है वो दक्षिण एशिया के बदलते आर्थिक भूगोल की शुरुआत है। इस परियोजना का संचालन अगर सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में इसके प्रभाव केवल विराटनगर तक सीमित नहीं होंगे। सबसे पहले पूर्वी नेपाल के औद्योगिक क्षेत्र को स्थायी लाभ मिल सकता है। कम परिवहन लागत, तेज आपूर्ति श्रृंखला नए निवेश को आकर्षित कर सकती है, जिससे उद्योगों का विस्तार, रोजगार का सृजन दोनों की ओर बढ़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच आर्थिक एकीकरण गहरा हो सकता है। जब व्यापार का रास्ता तेज और अधिक विश्वसनीय होता है तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी एक दूसरे से अधिक जुड़ती है और यही कारण है कि आधुनिक कूटनीति में कनेक्टिविटी को सबसे प्रभावी रणनीतिक साधन के रूप में माना जाता है। यह परियोजना भविष्य में अन्य कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए एक मॉडल बन सकती है। यदि विराटनगर कॉरिडोर सफल रहा तो नेपाल के अन्य सीमा बिंदुओं पर भी इसी प्रकार के रेल आधारित लॉजिस्टिक व्यवस्था विकसित करने की संभावना बढ़ सकती है। अभी तक तो हमने बिहार को देखा, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की भी एक बहुत बड़ी सीमा जो है वह नेपाल के साथ है। तो हो सकता है भविष्य में गोरखपुर के माध्यम से, रक्सौल के माध्यम से भी जो है वह इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाए। लेकिन कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। सिर्फ रेल लाइन बना देना पर्याप्त नहीं है। सीमा शुल्क प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा, डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाना होगा, समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करना होगा। भारत नेपाल के बीच संस्थागत समन्वय को लगातार मजबूत करना होगा, तभी इस परियोजना का पूरा आर्थिक लाभ जो है वो मिल सकता है। आपके पास एक तो हमने कोलकाता और हल्दिया के बात किया, दूसरा विशाखापट्टनम भी रूट है जो कि आपको दिख रहा है। विशाखापट्टनम से ये फिर आसनसोल, झाझा, किऊल, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी, इस तरह से एक रूट आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत नेपाल के संबंधों का ये नया अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है और भारत नेपाल संबंधों के इस नए अध्याय की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई 2026 को शुरू हुई कोलकाता विराटनगर रेल कार्गो सेवा केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि आज के दौर में देशों का प्रभाव केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और आर्थिक साझेदारी से भी तय होती है। भारत के लिए उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेपाल के लिए आयात लागत घटाने, उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, वैश्विक व्यापार को बेहतर तरह से जोड़ने का अवसर है। तो दक्षिण एशिया के लिए स्पष्ट संदेश है कि आने वाले वर्षों में रेल कॉरिडोर, बंदरगाह और सप्लाई चेन ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह नेपाल और भारत के बीच तनावों के ऊपर मलहम लगाने की शुरुआत है? क्या भारत और नेपाल के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो संदेह बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या आपको भी लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ अच्छा खेला जा रहा है, हालांकि वो पर्दे के बाहर या पर्दे के आगे कुछ दिन बाद दिख रहा है? आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।